एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बच्चों सबसे पहले हम कुछ कर्व समझेंगे कि कर्व कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट कर्व्स। मतलब इन कर्व्स में आपको कोई यूनिट वगैरह नहीं लेनी है, रफ स्केच बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रफ स्केच बनाना होता है, समझ गए। इक्वेशन देख के पता लगाना होता है कि इसका स्केच कैसा बनेगा, ठीक है। कोई इसमें आपको ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, ठीक है। कोई यूनिट प्रॉपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कहीं कहीं पड़ सकती है लेकिन हर जगह उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला कर्व है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या है? स्ट्रेट लाइन या सिंपल लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस, याद है। अगर मान लो हमें इक्वेशन दी जाए x इज इक्वल टू ए, सपोज ये दिया गया कि x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू ए, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन का आपको सीधा ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका x o x डैश y o y डैश, ठीक है ना। तो जो भी x की वैल्यू है उसे आपने x एक्सिस पर लिखना है, जैसे a यूनिट या 1 यूनिट 2 यूनिट ले लिया। और लाइन क्या बनती है बेटा? पैरेलल टू दी y एक्सिस, या कह सकते हो परपेंडिकुलर टू दी x एक्सिस। अगर x इज इक्वल टू समथिंग है तो पॉइंट लेना है, ये आपका पॉइंट हो गया a,0 और आपकी लाइन बन गई x इज इक्वल टू a, ठीक है ना। अगर लाइन x इज इक्वल टू समथिंग है तो परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, इसको आप कहते हैं वर्टिकल लाइन। डायरेक्ट बना देंगे, x इज इक्वल टू 2 पे पॉइंट रखेंगे, सीधी लाइन बना देंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू b। मान लो सेकेंड लाइन की इक्वेशन आपके पास आई क्वेश्चन के अंदर, y इज इक्वल टू b, ठीक है ना। अब मुझे इस लाइन को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, तो ये हमारे पास हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। वाई इज इक्वल टू बी का मतलब है कि वाई एक्सिस पर उस पॉइंट को लेना है जो भी वैल्यू है, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एक लाइन बना देनी है, यानी ये हो गया वाई इज इक्वल टू बी, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 0, बी। क्या कोऑर्डिनेट आ गया? 0, बी। अगर y इज इक्वल टू समथिंग है परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और x इज इक्वल टू समथिंग है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, समझ गए। या अगर x समथिंग है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y समथिंग है पैरेलल टू x एक्सिस। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे दो तरह की लाइंस, ठीक। इसके बाद बेटा थर्ड लाइन की इक्वेशन हमारे पास आती है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू k इंटू एक्स, या x इज इक्वल टू k इंटू वाई, एक ही बात है। तो k एक तरफ आप रख सकते हैं, रख दिया, ठीक है ना। अब इसके साथ कुछ प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए, दोनों वेरिएबल y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू के एक्स, साथ में कुछ प्लस माइनस नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर x को 0 डालोगे तो y क्या मिलेगा? 0। तो ये क्लियर हो गया कि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। तो अगर आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे, ठीक है, पहले ध्यान से समझते जाओ। ये आ गया हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। ये लाइन या तो क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड में आएगी, ठीक है, या क्वाड्रेंट फोर्थ और क्वाड्रेंट सेकंड में आएगी। जैसे मान लो y इज इक्वल टू -x हो जाए, तो जब आप x को प्लस रखोगे तो वैल्यू माइनस आएगी, और जब आप x को माइनस रखोगे तो y प्लस आएगी। दो ही डायरेक्शन इसकी बनती हैं, या किस में जाएगी? फर्स्ट और
थर्ड में, या जाएगी सेकंड और फोर्थ में, ठीक है ना, या जाएगी सेकंड और फोर्थ में, ठीक है ना। इसको हम बना लेते हैं सेकंड और फोर्थ वाली, ऐसे समझ लेते हैं, ध्यान रखना है, ऐसे कर दो ना, याद रहेगा ना। ये मत समझना कि दोनों ही होंगी, ठीक है, समझ गए। तो कोई भी एक कंडीशन इसकी हो सकती है, ठीक है। जहां भी अब डॉटेड यूज करूं तो समझ जाना ये और की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी फोर्थ लाइन पर। फोर्थ लाइन है हमारे पास जनरल इक्वेशन बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हमें फाइंड आउट करने होते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, यानी पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। तो बस 2 पॉइंट आपको निकालने हैं और वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे 2 पॉइंट। यानी आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, बस वो पॉइंट आपको निकाल लेने हैं। मान लो ये x हो गया, ये y हो गया, एक बार आपको x को 0 रखना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है, यानी y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और एक बार y को 0 रखना है और आपको x इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेना है। निकाल लोगे ना, इसमें कोई 10th की तरह पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि 3 पॉइंट लेंगे तब प्लॉट करेंगे, सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पे टच हो रहा है वो आपको निकालने हैं, ठीक है। अब इसे निकालने के बाद जब आप इस लाइन को प्लॉट करेंगे तो ये बिटवीन दी क्वाड्रेंट आएगी है, ठीक है, या बिटवीन दी एक्सिस आएगी वाली लाइन, कुछ ऐसे। क्योंकि ये दोनों एक्सिस को क्रॉस करेगी, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से हो सकती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा बेटा जब आपने y को 0 रखा होगा, यानी इसके सपोज कोऑर्डिनेट आ गए a0, और ये वाला कोऑर्डिनेट तब निकलेगा जब आपने x को 0 रखा होगा, सपोज 0 भी आ गए। कंफ्यूज नहीं होना है, a b इधर अलग वैल्यूज है, मतलब अगर मैं x को 0 रखूं तो पॉइंट आएगा हमारे पास -c/b, सही है, और y को 0 रखूं तो पॉइंट आएगा -c/a। तो उस ए बी से परेशानी तो नहीं है, चेंज कर दूं, समझ में आ गया ना सबको, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, ठीक। या एक काम करते हैं, थोड़ा इसमें ना ए और बी हटा देते हैं, एच और के कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा तुम लोग, ठीक है, ये क्या पता कहीं दोबारा पढ़ो कन्फ्यूज़न। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया h0 और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0 के, ठीक है ना, जो भी हम निकाल पाए। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये लाइंस इतने तरह की होती हैं, 4 तरीके की ऐसी लाइंस बनाने के लिए आएंगी। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि अब जो हमारा सिलेबस दिखेगा एनसीईआरटी में, उसके अंदर सिर्फ इन 2 लाइन पे बहुत सारे क्वेश्चन, एक इस पे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको करने पड़ेंगे सारे। हाँ बेटे अभी आएंगे उस पर, पहले 1 बाय 1 चलेंगे ना। अभी एरिया की बात ही कहाँ हो रही है, अभी जिसका एरिया निकालना उसके बारे में तो पढ़ लें, है ना। कौन से बेटे, फोर्थ वाला आता है लेकिन बहुत कम है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, करने आपको सारे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, लाइन के बाद आता है बेटा, लाइन के बाद आते हैं पैराबोला। सेकंड कर्व है अपने पास पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला में कितने तरह के पैराबोला हैं, एक मिनट वेट कर ले। अब पैराबोला क्या होता है, हमने कॉनिक सेक्शन 11th क्लास में पढ़ा था, याद है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला याद आया, ठीक है, समझ गए। तो वही आपको पैराबोला करने, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो पता है तुम लोगों को, डेफिनेशन वगैरह पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, देखो याद करने का तरीका पहले भी सिखाया था, ये समझ जाओ कि y स्क्वायर है तो y स्ट्रॉन्ग है, y स्क्वायर है तो क्या है, y स्ट्रॉन्ग है, लेकिन x पावर 1 के साथ है, तो इसका मतलब इसे x एक्सिस का सपोर्ट चाहिए, ये याद करने के लिए। तो ये समझ जाओ कि इस पैराबोला का जो फोकस होगा वो x एक्सिस पर होगा।
अगर ये पॉजिटिव है तो ओपन होगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ओपन किधर होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और वर्टेक्स इसका कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। ठीक है ना, अब समझो पैराबोला कैसे बनेगा। ठीक है ना, इस बात को क्लियर करो। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ सारे, ध्यान से पहले एक पैराबोला समझो कि इसमें क्या क्या होता है, फिर बाकियों में लिखूं या ना लिखूं चलेगा। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया बेटा। अगर x और y दोनों के ऊपर पावर 1 है तब तो वो लाइन है, और x या y में से किसी एक के ऊपर पावर 2 है तो वो पैराबोला है। तुरंत जजमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम ये पैराबोला बना लेते हैं। ये देखो ऐसे, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जो ये टर्निंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ओरिजिन, इसको आप बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं इसे हम, वर्टेक्स। ये शेप कौन सी है, पैराबोला। समझ गए। अब इसके बाद एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है जिसका डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है, a यूनिट होता है, जो आप यहां पर a देख रहे हो। इसको आप बोलते हैं फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, a0। क्या नाम दिया हमने इसको, इसको हम कहते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। समझ गए। अब इस फोकस से एक लाइन पास करती है, इस फोकस से एक लाइन पास करती है, मतलब वर्टिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इसकी एक्सिस पर। जिस पर फोकस आता है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जिस पर फोकस आता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस क्या है इसकी, एक्स एक्सिस है। क्लियर हुआ। अब जो ये लाइन आई है इसे आप बोलते हो लेटस रेक्टम लाइन। क्या बोलते हो, लेटस रेक्टम लाइन। लेटस रेक्टम लाइन। ठीक है, समझ गए। वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम। ठीक है ना। और पैराबोला क्या होता है कि पैराबोला इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स लाइन एक होती है, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल। फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स लाइन से डिस्टेंस को बराबर करके ऐसे पॉइंट को जब कलेक्ट करते हैं तो पैराबोला बनता है। इतना कुछ 8th चैप्टर में नहीं लिखना, आपको बस पता होना चाहिए। समझ गए। तो जैसे वो बोलते व्हाट इज द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटस रेक्टम क्या है, कहां से लेटस रेक्टम पास करेगा, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी। अगर लेटस रेक्टम ए से पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू ए। अभी वर्टिकल लाइन हमने देखी है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इज अ सिमेट्रिकल फिगर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो एक पोर्शन निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा आ गया। क्या पैराबोला समझ में आ गया पहला। अब बाकियों में ये सब चीजें नहीं लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा ना। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, सपोर्ट x को चाहिए, x एक्सिस की तरफ जाएगा। x एक्सिस में 2 ओपनिंग होती है, या तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा या नेगेटिव x एक्सिस की तरफ खुलेगा। अगर यहां सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड पर। सेकंड पैराबोला क्या कहता है, सेकंड पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। किधर खुलना चाहिए इसको, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ इसे खुलना चाहिए। इधर ही बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये पैराबोला हमारा खुल गया नेगेटिव साइड की तरफ। ये देखो, ठीक है ना। ये हो गई हमारी लेटस रेक्टम लाइन। फोकस इसका क्या होने वाला है, -a कॉमा, क्योंकि a यूनिट उधर था तो a यूनिट इधर है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे, 0 0, क्योंकि ओरिजिन से जाएगा। ठीक है ना। ये दूसरा पैराबोला हो गया। अब आ जाओ थर्ड पैराबोला पर।
थर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखो ये पैराबोला कहाँ सपोर्ट मांग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, है ना। इजी हो गया पहचानना, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। पैराबोला ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, यानी अपवर्ड भी कहते हैं इसे, ठीक है। और ये हो गई हमारी लेटस रेक्टम लाइन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट होने वाले हैं 0, a, क्योंकि वाई एक्सिस पर है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट, और वर्टेक्स एट दी ओरिजिन। अगला पैराबोला बच्चों, फोर्थ पैराबोला। फोर्थ पैराबोला है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। अब ये पैराबोला क्योंकि नेगेटिव है तो किधर जाएगा, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, -, ठीक है ना। तो ये चार तरह के पैराबोला होते हैं, दो और स्पेशल पैराबोला होते हैं, लेकिन उसको हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोग, क्योंकि उसको थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, क्योंकि अब वो वाले पैराबोला बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहे हैं, समझ गए, क्लियर हुआ। तो उसको किसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। पैराबोला के बाद अब आती है बेटा थर्ड फिगर। थर्ड फिगर हमारे पास आता है सर्कल। थर्ड क्या आता है हमारे पास, सर्कल्स। अब सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, पहले हम सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद पार्ट करने शुरू करेंगे। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब इस जनरल इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर होता है बेटा h, k, ये जो आपके पास है। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, x माइनस एच वाई माइनस के आर स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, h और k। और अगर सर्कल की मुझे रेडियस पता लगानी है तो मुझे इसी फॉर्म में सर्कल को चेंज करना पड़ेगा, रेडियस इज r, ठीक है ना। अब जब आप इस सर्कल को बनाएंगे, अभी मैं दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, h और k। ये बन गया हमारा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। जब आप ये सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस सर्कल के अंदर हमारा सेंटर होगा, मान लो ये हो गया सेंटर। और इस सेंटर के अगर आप डिस्टेंसेस की बात करोगे तो डिस्टेंस क्या होने वाला है इस सेंटर का, ये h यूनिट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये k यूनिट हो जाएगा, और ये हमारे पास h यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, यही तो होगा ना।
समझ में आ रहा है? यानी कोऑर्डिनेट अगर h और k आ गया तो इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और x कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। यही होगा ना, और वो सेंटर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? तो ये सर्कल की एक जनरल इक्वेशन है और ये जनरल सर्कल हमने बना दिया। ठीक है ना? अब बेटा जो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा सर्कल नहीं आता। ठीक है ना? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सर्कल हम करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पहला सर्कल हुआ। अब इस सर्कल की इक्वेशन जरा इससे कंपेयर करो तो कैसे बनी होगी? एच और के जीरो हो गया, यानी सेंटर अगर मैं बात करूं तो क्या निकला होगा यहां पे? सेंटर क्या निकला होगा? और रेडियस पता लगा सकते हो क्या होगी? रेडियस ए यूनिट हो। क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? अब इस सर्कल का अगर मैं रफ स्केच बनाऊंगा तो मैं सीधे इसे बना लूंगा कार्टेशियन प्लेन, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है ना? रफली सर्कल बना सकते हो। इसमें मैं थोड़ा इसको यूज कर लेता हूँ, नहीं ठीक लगा तो हटा देंगे, रफली बना देंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ ये सर्कल होगा। ठीक है ना? सेंटर 0 0 और रेडियस कितने यूनिट हो गई? ए यूनिट हो गई। तो अगर बेटा हम बात करें यहां पर कोऑर्डिनेट्स की, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे? इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे? ओरिजिन से कितनी दूर है ये? ए जीरो हो जाएगा क्योंकि रेडियस ही ए यूनिट हमने ले रखी है। तो यहां से ए यूनिट रेडियस ही तो होगी, ये वाला 0 a। इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस। क्लियर है? अब एक बात पे ध्यान दो कि अगर आप इस पार्ट की बात करो तो क्या ये पूरे सर्कल का 1/4 है? सिर्फ अगर इतना एरिया पता चल जाए और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा सर्कल निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये कितने में डिवाइड हुआ? 1/4 पार्ट है ये पूरे सर्कल का। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दूसरे सर्कल पर। दूसरा सर्कल है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इसका सेंटर क्या होगा? ठीक है, सेंटर क्या होगा? a कॉमा 0। और इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस इसका a यूनिट होगा। अगर हम इस सर्कल को बनाएं तो सर्कल का सेंटर कहां आएगा? ओरिजिन पे आएगा? कहां आएगा? a कॉमा 0 यानी एक्स एक्सिस पर आए। जब भी इसको समझना पॉजिटिव समझना, ठीक है ना, समझने के लिए। कहां आ जाएगा? ओरिजिन से a यूनिट के डिस्टेंस पर, है ना? कुछ ऐसा। जो y एक्सिस है वो क्या होगी? एज अ टेंजेंट, क्योंकि रेडियस a यूनिट है, यही होगी ना y एक्सिस। सही है। अब अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, इसका सेंटर कितना हो गया? a कॉमा 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट कोई बता सकता है? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2a 0। शाबाश, क्योंकि डायमीटर हो गया तो कितना आ गया? 2a कॉमा 0 आ गया। अब बेटा जितना ये अबव दी एक्स एक्सिस है उतना ही बिलो दी एक्स एक्सिस है। अगर एक पार्ट पता चल जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही दो इंपॉर्टेंट सर्कल होते हैं। बाकी सर्कल की और अगर जनरल इक्वेशन पे हम जाएं, मान लो लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बना लोगे उसे?
ठीक है, अगर मान लो इक्वेशन लिख दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। सही है, अगर यही बन जाए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए का मतलब क्या हो गया, माइनस ए जीरो, तो सर्कल यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा। बनाने की जरूरत तो नहीं है, हो गया ना। मेनली तो ये दो ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आज तक, वो सब तो बाय डिफॉल्ट कभी आ गए तो अलग बात है, लेकिन अब इतने से तुम लोग सीख गए होगे करना क्या है। ठीक है ना। हाँ, जनरल तो ये देखना है, इससे कोई भी चीज़ बना सकते हो। मेन तो इसलिए ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको देख करके ही आप बाकी की जजमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और आज तक क्वेश्चन इस पे और इस पे ही आया है, ये सब इस पे नहीं आया कि अबव दी वाई नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ये नहीं आया है। बस इन्हीं ए को चेंज कर दो तो वो बन जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हुआ सर्कल, सर्कल हो गया खत्म। सर्कल के बाद आती है फोर्थ एलिप्स। हाइपरबोला सिलेबस में नहीं है। फोर्थ अपने पास है एलिप्स। ठीक है ना। एलिप्स दो तरह के हैं। पहली इक्वेशन एलिप्स की है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। समझ गए। अब कैसे पता लगाओगे कि एलिप्स का एक्सिस कौन सा है, तो आपको यह देखना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस। सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि फोकस ऑन एक्स एक्सिस, फोकस ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है ना। तो अब इस एलिप्स को बनाते हैं। कैसा एलिप्स होगा ये, दो तीन चीजें और इसमें ध्यान रखनी है, मान लो कंफ्यूज करने के लिए हमें दे दे, ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है ना। देखें एलिप्स है इसके अंदर है। बाकी बना लोगे, नहीं तो मैं बनाऊं रफ, बना लोगे ना। ज़्यादा होता नहीं है इसमें, बना के छोड़ देना, इतना कोई नहीं देखता इसमें, बस बन जाना चाहिए। अंडे की तरह शेप बन गई है। ठीक है ना, वो होना चाहिए। ये एलिप्स आ गया। ठीक है ना। अब इस एलिप्स में बेटा जिस पर फोकस है उसको आप बोलते हैं एक्सिस ऑफ द एलिप्स। फोकस F1 और फोकस F2। जो F1 के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं C0 और -C0। अब समझना होगा कि ये C क्या होता है। ठीक है ना। सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए लार्जर है। अगर ए लार्जर है तो सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, समझ गए। और फोकस क्या होता है, अगर फोकस के बारे में हम बात करें तो रेशो, एक चीज और लिख दूं फिर रेशो समझाता हूं। ये वाले जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, ये हो गया A0 और ये हो गया -A0। ठीक है ना, A0 माइनस। ठीक है, करेक्ट। अब एक रिलेशन है बेटा, एसेंट्रिसिटी का रिलेशन याद रखना है। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एसेंट्रिसिटी इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और इसी बात को कहते हैं C इज इक्वल टू AE। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। E क्या होता है, C अपॉन A। और ठीक है, और आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू AE। यानी कई बार आपको मान लो फोकस यहां पर AE बोल दिया गया कि लाइन X इज इक्वल टू AE, तो समझ जाओ वो लाइन कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। क्लियर है बात। ठीक है ना। तो अब इन्हें क्या बोलते हो आप, जो ये एक्सिस पर पॉइंट आ रहे हैं इन्हें आप बोलते हो वर्टिसेस। जो एक्सिस पर पॉइंट आ रहे हैं इन्हें क्या बोलते हो आप, इन्हें आप बोलते हो वर्टिसेस।
जो ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस। जो एक्सिस पर एलिप्स जो टच कर रहा है उसे ही आप बोलते हो वर्टिसेस। वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स A0 और -A0। बाकी ये वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं? ये एंड पॉइंट्स हैं, चारों एंड पॉइंट हैं, और उन एंड पॉइंट में से 2 पॉइंट को आप वर्टिसेस बोलोगे या वर्टेक्स बोलोगे। ये वाला एंड पॉइंट क्या होगा? ये वाला एंड पॉइंट होगा 0B, और ये क्या होगा? 0 -B। लाइन जो पास करेगी फोकस से वो कहलाएगी लेटस रेक्टम लाइन। ये रही आपकी लेटस रेक्टम लाइन, ये भी कौन सी है? लेटस रेक्टम लाइन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये है लेटस रेक्टम। क्लियर? अब एलिप्स में भी जितना एक पोर्शन लेता है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा एलिप्स आ जाएगा, एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? और इन सबको क्यों ध्यान रखना है अभी इसको समझेंगे, जो हम ये वर्टेक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा सेकंड टाइप ऑफ एलिप्स। सेकंड है हमारे पास सेम इक्वेशन, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या इसमें रहेगा? इफ a इज स्मॉलर देन b, या b लार्जर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इफ b इज ग्रेटर देन a, देन सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस, यानी फोकस ऑफ द एलिप्स ऑन y एक्सिस। क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो इस एलिप्स को बना लेते हैं। ये आ गया XO x डैश YO y डैश। ठीक है ना, तो अब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट सेम कंडीशन पढ़ लेते हैं। यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए फोकस F1, ये हो गया 0C, और फोकस F2 0 -C, वर्टेक्स 0B और 0 -B, एंड पॉइंट्स A0 और -A0। ठीक है, अब फोकस और C कैसे निकलेगा इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास होता है C² इज इक्वल टू B² -A²। याद आया? जो लार्जर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और इंपॉर्टेंट रिलेशन, व्हाट इज एसेंट्रिसिटी इन दिस केस? तो E इज इक्वल टू C/B, और क्या कह सकते हो? C इज इक्वल टू B इंटू E। करेक्ट? ठीक है ना, इतनी बात याद रहेगी? ठीक, अच्छा, अब फोकस से जो लाइन लग जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? लेटस रेक्टम लाइन। ये देखो, ये हो गया। ठीक है, जितना एक पोर्शन लेगा उससे ये चारों निकल के आ जाएंगे। यहां तक समझ में आया सबको? तो इतने पहले हमें स्केच आने चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन में इक्वेशन देखो आप समझ जाओ कि ये किसका स्केच है, और फिर वो स्केच बनाना है, उसके बाद एरिया पे आना है। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं एरिया के बारे में। ठीक है, अभी रुक जाओ। एरिया अंडर द कर्व, अब हमें पढ़ना है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब ये एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब है? सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है,
y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, और इस कर्व को हमने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। मान लो हमने इस तरीके से एक कर्व बनाया, ये सपोज ये कर्व बन के आ गया, ठीक है ना। एरिया जब भी निकाला जाता है, एरिया हमेशा क्लोज बाउंड्री होगी तभी एरिया निकलेगा, नहीं तो एरिया निकलेगा नहीं, तो इनफाइनाइट है, कुछ एरिया ही नहीं है। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो, है ना, पूरे यूनिवर्स का एरिया थोड़ी निकाल सकते हो क्योंकि उसकी कोई बाउंड्री नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले बाउंड्री पता होनी चाहिए। तो यही बाउंड्री के लिए आपको लिमिट्स दी होती हैं। डेफिनेट का अब यूज देखो, जैसे ये कहता है कि आपको एरिया ए से बी तक फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अभी लिखना मत, ध्यान से एक एक बात इसकी समझना। ए से बी तक आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज जो ये वाला पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, अगर ए होगा x तो एफ ए होगा y, ए होगा x तो एफ ए क्या होगा y। इसी तरीके से अगर b होगा x तो एफ बी इसका y होगा। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग यही बात है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस लिमिट से इस लिमिट तक इसका एरिया बता दो। तो आपको क्या करना होता है कि ये देखना पड़ता है कि इस लिमिट से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो किस एक्सिस की तरफ बेहतर रहेगा, जिससे हमें कुछ एरिया नजर आए। तो आपकी मर्जी है कि आपको x की तरफ परपेंडिकुलर बनाना है या y की तरफ परपेंडिकुलर बनाना है। जहां से एरिया सॉल्व करना इजी हो उसी साइड परपेंडिकुलर बनाते हैं। 95% एक्स एक्सिस पे बनाते हैं, वो पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे। मतलब अभी आप ये समझ लो कि हमें किसी ना किसी एक्सिस का सपोर्ट चाहिए एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने सपोर्ट किसको लिया, एक्स एक्सिस को हमने सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो अब मुझे बता सकते हो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, A0, और ये वाला पॉइंट B0, यही होगा। अब एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब होता है कि जिस एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर बनाए हैं, जिस एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाए हैं उसी एक्सिस की तरफ आपको शेडिंग करनी है, नीचे की तरफ जाना है, ऊपर नहीं जाना। कहां जाना है, उस एक्सिस की तरफ जाना है। यानी मैं अगर बात करूंगा तो इसको कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये देखो, यानी एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एक बाउंड्री होगी और दूसरी बाउंड्री वो खुद कर्व होगा। ये देखिए, समझ में आ गया सबको, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या करना होता है कि भाई एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, जरा इस बात को अब समझो ध्यान से, ठीक है ना। अब बिल्कुल फोकस्ड होने चाहिए, इस बात को समझते हैं। क्या किया गया कि इसको छोटी छोटी लाइंस, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया। देखो, जितना छोटा रेक्टेंगल आप डिवाइड कर सको, इस तरीके से, ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, जितना स्मॉल से स्मॉल हो सकता है आप ऐसे इनको डिवाइड कर दो, जितना स्मॉल से स्मॉल हो सकता है। बट ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है, ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों कि जब इसको ज्वाइन करोगे तब रेक्टेंगल बनेगा। ये देखो, नीचे तो बन रहा है, ऊपर प्रॉब्लम है, छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये ट्राइंगल्स जितनी छोटी होंगी उतना एरर कम आएगा। सही है, क्लियर है। अगर एक सिंपल रेक्टेंगल पर आप फोकस करो तो एक सिंपल रेक्टेंगल एक्स एक्सिस को बदल रहा है। किसको बदल रहा है, एक्स एक्सिस को बदल रहा है। देखो ऐसे, जैसे मान लो ये हो गया, ये नींद आ रही तुझे, ये देखो एक सिंपल रेक्टेंगल ये हो गया जो कि एक्स एक्सिस को बदल रहा है। एक एक्स एक्सिस में वेरी स्मॉल चेंज को क्या कहते हो आप, डेल्टा एक्स। बहुत स्मॉल नेग्लेजिबल चेंज, इतना छोटा रेक्टेंगल बनाना है जिसको हम मतलब ऑब्जर्व भी ना कर सके,
ऐसा समझना है आपको। तो उसको आप कहते हो डेल्टा एक्स, यानी वही है हमारा dx। यानी इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी हो गई? dx। रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? मतलब ये y वैल्यू होगी ना। अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ की बात करूं तो y है, यही तो लेंथ देगा आपको, जो जो वैल्यू डालते जाओगे ये आपको y देगा। एक मिनट, ठीक है, क्या देगा ये? y होगी लेंथ, सही है। तो अब ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल आपको कलेक्ट करने हैं। क्या कलेक्ट करने हैं? इनफाइनाइट रेक्टेंगल को प्लस करना है एरिया को। तो उसका जो मेथड है वो है ए टू बी। क्या किया हमने? ए टू बी, ये लिमिट ली। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ, इसलिए वाई डी एक्स। सही है। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हो तो आपको इंटीग्रेशन करनी है वाई डी एक्स। क्यों करते हैं समझ में आया? क्योंकि डी एक्स क्या है? विड्थ है, और वाई क्या है? लेंथ है। तो लेंथ इंटू विड्थ बना एक छोटे से रेक्टेंगल का एरिया। हमें मैनी रेक्टेंगल्स कलेक्ट करने हैं, तो लिमिट क्या गई? ए टू बी गई। लिमिट क्या गई? ए टू बी गई। समझ गए? अब वाई डी एक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब आ गए सीधा हम अपने इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर। अब वाई डी एक्स तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अकॉर्डिंग टू मेथड क्या हो गया? dx हो गया। तो फंक्शन क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। और इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से समझो, आगे चल के लिखने लगेंगे रिक्वायर्ड एरिया, लेकिन फिलहाल एरिया को डिफाइन कैसे करते हैं इसको समझो। स्टार्ट किसी भी एक वर्टेक्स से करो। क्लोज रीजन कौन सा है? ए बी। इसको नाम दे देते हैं हम सी पॉइंट, और इसको नाम हम दे देते हैं डी पॉइंट। क्लोज रीजन के जितने वर्टेक्स पॉइंट हैं सबके नाम हो गए। अब आप एरिया लिखोगे कि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं ए बी सी डी और ए। जहां से शुरू करोगे वहां खत्म करोगे, तो ये पता होता है कि ये आप कर्व का एरिया निकाल रहे हो। अगर आप ऐसे कर दो ए बी सी डी, तो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है ना? तो कैसे सिंबल है? ए बी सी डी ए। मान लो बी से शुरू कर रहे हैं, बी ए डी सी बी, बी सी डी ए बी। जहां से शुरू करो वहीं खत्म करो। तो समझ गए ये कर्व की बात की जा रही है, ठीक है ना? अब इसी के एरिया को आप कहते हो ए टू बी। कन्वर्ट ऑल वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, कन्वर्ट ऑल वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स इफ डी एक्स। तो हमने कहा वाई एफ एक्स डी एक्स, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो सिंपल इनडेफिनेट, यहां कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगती है, सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। समझ गए? अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, फिर बातें और क्लियर करेंगे, ठीक है ना? रुक जाए एक मिनट। ठीक है, बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखेगा। नहीं तो हम तो एरिया ऐसे निकाल लें, रेडियस कितना हो गया? ए यूनिट पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर पाई, इसका आंसर हो गया बिना कुछ किए ही। लेकिन इसे किससे निकालना है? अब हमें इंटीग्रेशन से निकालना है, ठीक है गौरव? क्या बात है? तो यहां ध्यान लगाओ। अब मैंने इसलिए नहीं कोई नोट करने के लिए नहीं रुका हूं, क्योंकि जल्दी से खत्म कर दूं। समझ गए? तो इसको शेयर कर देंगे अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो फटाफट। लेकिन समझो, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश हमारे पास आ गया। मुझे इस सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल को देखते ही मैं समझ गया सेंटर 0 0 और रेडियस ए यूनिट। तो अब मैं इस सर्कल को बना लेता हूं, ठीक है ना? रफ फिगर हम अपनी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। बना लिया, सर्कल बन गया। जब सर्कल बन गया, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जो ये कर्व है हमारे पास, इसमें आपको पता लगाना होगा कुछ एंड पॉइंट्स। तो पहले हम सारे वर्टेक्स बना लेते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होंगे बता सकते हो? ये वाला, ये वाला, और अगर सिमेट्रिक फिगर आ गई, भाई एक्स और वाई हो गया,
एक्स के अबव है, एक्स के बिलो है, वाई के लेफ्ट है, वाई के राइट में, उसमें बाद में बात करेंगे, अभी हम एक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये पता है कि मुझे कुछ पार्ट ऑफ द फंक्शन चाहिए, क्या चाहिए, पार्ट ऑफ द फंक्शन चाहिए जहां पर लिमिट मेंशन हो पाए। तो अगर मैं चाहूं तो ये भी पार्ट पूरा ले सकता हूं, जैसे यहां से लेकर के यहां तक, ये हाफ हो गया, हाफ ऑफ द सर्कल हो गया। अगर ये पता चल जाए, मतलब एक एक्सिस बाउंड्री होनी चाहिए उस कर्व की, ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, लेकिन अगर मैं उससे भी कम कर लूं तब भी तो मेरा काम हो रहा है। उससे भी कम कर लूं, अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन पे ध्यान दे दूं, ध्यान से देखो, सिर्फ मुझे कर्व के इतने पोर्शन का एरिया पता चल जाए, सर्कल का ये वाला जो पार्ट है ये कितना एरिया लेता है, अगर ये मुझे सिर्फ पता चल जाए और उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सर्कल मिल जाएगा। बस यही ढूंढना पड़ता है हमें, ये मिल गया। अब इस कर्व का आपको एरिया निकालना है। क्या आप इस कर्व पर 2 कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट ढूंढ पाए? एक पॉइंट ये रहा ए और दूसरा पॉइंट ये रहा बी, मिल गए ना। फिर क्या बताया था, इन दोनों पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। हम एक्स की तरफ चल रहे हैं तो अभी हम ड्रॉ करेंगे, पहला परपेंडिकुलर बना दिया, सही है। इसी पॉइंट से, ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, फिर लिमिट ही निकालनी नहीं आती सबको। दूसरा पॉइंट ऑलरेडी एक्स एक्सिस पर है तो कोई परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बन के आ गया, समझ गए। अब ये 2 रीजन हो गए, जैसे ये थे, एक ये बाउंड्री है, यहां ये बाउंड्री है ना बाउंड्री, और मेरी सपोर्टिंग एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो मैं कर्व से किसके नीचे आऊंगा, एक्स की तरफ आऊंगा, और ये बाउंड्री रोकेगी मुझे कहां तक शेड करना है, और उधर से वो बाउंड्री मुझे रोकेगी कहां तक शेड करना है, ये रहा। ये हो गया हमारा एरिया जो मुझे निकालना है। अगर ये एरिया मिल जाए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर्कल का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल, अभी प्रॉपर लिखूंगा बेटा, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट बेटा, बंद है कि खुला है? ओके। ठीक है, तो यहां हमने लिखा बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ए बी ओ ए। क्या सही है? ए बी ओ ए। कितने लोग सहमत हो? सही लिखा है? ये वाला रीजन निकाल लिया, ए बी ओ ए, पता चल गया कर्व की बात हो रही है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब आते हैं इसके एरिया पर। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन। अब कहां से शुरू करना है? जहां से लेफ्ट की बाउंड्री पहली है, कौन सी बाउंड्री है? ए ओ, ये बाउंड्री है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। अगर एक्स एक्सिस पर हो तो कोऑर्डिनेट एक्स के लेने हैं, क्योंकि वाई के तो ले नहीं सकते, 0 to 0 थोड़ी कुछ होगा। किस पे जा रहे हैं? 0 से ए, तो लिमिट क्या बन गई? 0 to a, और क्या लिखा? y dx। अगर x एक्सिस है तो फॉर्मूला क्या होगा? y dx, और y एक्सिस होता है तो x dy, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी x वाली बातें समझ में आ रही है ना। अब y से इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे, तो कन्वर्ट ऑल y इन टर्म्स ऑफ x, ये रहा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आ गया, समझ गए। तो जब आपने इसको ले लिया तो आपको याद होगा कि ये है इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक। तो बस हमने डालना है अब यहां फॉर्मूला 1/2x, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट फ्रॉम 0 to a। सही है। 1/2 को ले लेते हैं कॉमन, ये आ गया बच्चे 4/2, और इसमें लिमिट डाल देते हैं। अपर लिमिट डालूं तो ये हो गया a,
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए। लोअर लिमिट तो सारी जीरो होने वाली है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। समझ गए? ये हो गया कंप्लीट। इधर भी क्या वैल्यू आ गई, ये जीरो हो गया, ये आ गया 4/2 का मतलब 2 आ गया। साइन इनवर्स ए से ए कट के क्या बचा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, बचा क्या, ए स्क्वायर पाई। क्या ये पहले निकाल चुके थे हम? ठीक है, दोनों बाउंड्री आपने बना लेनी है। अब इस बाउंड्री से यहां तक चलना है, तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, एक्स एक्सिस है तो किसके कोऑर्डिनेट लेने हैं, एक्स के। सही है, तो कहां गए हम, 0 से। सबको समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ठीक है ना, समझ गए? तो ये सारा हो गया खत्म। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और अगली क्लास में थोड़े से और 2-4 चीजें पढ़नी है और चैप्टर हो गया ये खत्म। ठीक है ना?